अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। और वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर PTI के सीनियर रहनुमा शफ़क़त महमूद साहब। बहुत शुक्रिया शफ़क़त साहब, आपके वक्त कभी आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। आज दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानी, पाकिस्तान समेत पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं वो अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ कश्मीर की हुर्रियत क़यादत के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। और इसी तनाजुर में सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, आर्मी चीफ और पाकिस्तान के अवाम ने आज भरपूर तरीके से अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती किया है। निज़ामी साहब, हम देख रहे हैं कि ये जो यौम यकजहती कश्मीर आया है, इस पे पाकिस्तान ने हर महाज पे शाह महमूद कुरैशी साहब को हम देख रहे हैं, वो अब्रॉड हैं, वहाँ उन्होंने अक़वाम आलम को बताने की कोशिश की कि इंसानियत जिस तरीके से बर्बरियत का मुजाहिरा किया जा रहा है भारत की जानिब से, अब इंसानियत भी उस पर शर्मा रही है, लेकिन ये मसला अभी तक हल नहीं हो सका। जी शफ़क़त साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम आरिफ जी। शफ़क़त साहब, आप तो ख़ुद 94 से लेकर 99 तक कश्मीर कमेटी के रुकन रहे हैं। अगर आपसे मैं ये कहूँ कि अब उस बात को अगर 99 को देखें तो 20 साल हो गए, आप एक तकरीबन क्वार्टर ऑफ सेंचुरी गुजर गई है, 25 साल तो होते क्वार्टर सेंचुरी। तो आपके नज़दीक आज का जो मसला है कश्मीर है और आज से 20 साल पहले का क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? जी, एक तो फ़र्क ये नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान वहाँ पे मतलब बेदर्दी से जिस तरीके से वहाँ पे कत्ल कर रहे हैं, नए नए तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, नए नए वो पैलेट गन्स और पता नहीं क्या, यानी कि बर्बरियत की जो इंतहा है वो जो अब नज़र आ रही है वो आज से 20 साल पहले नहीं थी। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि बावजूद इसके कि ये एक ऐसा मामला है जिसके बारे में कोई किसी किस्म का किसी सियासी जमात में कोई इख्तलाफ नहीं है। सारी कौम इकट्ठी है कश्मीर के मामले के लिए। और लेकिन उसके बावजूद अक़वाम आलम में जिस तरीके से इस बात की का इदराक होना चाहिए, जिस तरीके से जो इंसानी हकूक़ की पामाली की जा रही है, जिस तरीके से वहाँ पे बर्बरियत की जा रही है, उसका पाकिस्तान की तरफ से तो भरपूर उसका इजहार भी किया जा रहा है, उसका हर जगह फैलाया जा रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो एक बेहिसी हमें नज़र आती है अक़वाम आलम में, वो भी पहले से मुझे थोड़ी ज़्यादा नज़र आती है। देखिए शफ़क़त साहब, आपने कश्मीर पे 4 जंगें भी लड़ी हैं और उसमें एक तो डिज़ास्टर्स भी थी जो कारगिल वाली थी, बोहिम जोई, आधा मुल्क भी गंवा दिया। इतना कुछ करने के बावजूद ये कहाँ तक ये इल्ज़ाम दुरुस्त है कि जो बेहिसी है उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने कश्मीर कॉज को ठीक तरह प्रोजेक्ट नहीं किया? नहीं, मेरा ख्याल है कि क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि कश्मीर का कॉज एक ऐसी चीज़ है जो कि सियासत से बालातर है। मेरा ख्याल है कि मुख्तलिफ अदवार में कोशिश की गई है। कुछ मैं कहूँगा कि कुछ दौर ऐसे भी आए हैं जहाँ पे उस दिलजुई से और उस मेहनत से काम नहीं किया गया जो कि करना चाहिए था। लेकिन बहरहाल फिर भी मेरा ख्याल है कि जो भी हुकूमत आई है उसने कोशिश की है कश्मीर के जो मुजालिम हैं हिंदुस्तान के और कश्मीर कॉज को उजागर किया जाए। लेकिन वो जो जियो पॉलिटिक्स है वो फिर रास्ते में आ जाती है कि जो मुख्तलिफ ममालिक हैं, जो ताकतवर ममालिक हैं, हत्ता कि मैं कहूँगा कि हमारे इस्लामी ममालिक भी, वो भी जो उनके बाकी उनके मफादात हैं उनको ज़ेर नज़र रख के जिस तरीके से यहाँ पे एक एहतजाज सारी दुनिया में होना चाहिए, जिस तरीके से वहाँ पे बर्बरियत हो रही है वो एहतजाज भी नज़र नहीं आता। जिस तरीके से सारे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनली और हुकूमतें जो हैं जिस तरीके से हिंदुस्तान की पूछगिछ होनी चाहिए वो उतनी नहीं हो रही। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें बिल्कुल इस कॉज के साथ खड़ा रहना चाहिए और हमें बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला ये जो हक है वो हक को दबाया नहीं जा सकता और पाकिस्तान खड़ा है और भी लोगों को साथ लेगा
और इंशाल्लाह इसका हल होगा और मुझे यकीन है कि हल होगा। ठीक। शफकत महमूद साहब, आज DGI-SPR ने भी बड़ी खूबसूरत बात की कि 7 दहाइयाँ हो गई, लेकिन जो जज्बा है, जो अज़्म है कश्मीरियों का, वो कहीं भी लड़खड़ाया नहीं है और वो दिन दूर नहीं इंशाअल्लाह कि जब उन्हें कामयाबी मिलेगी। लेकिन बहुत से मामलात हैं। परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, उस वक्त कहा जा रहा था, परवेज़ मुशर्रफ ने, उनकी कैबिनेट ने ये क्लेम किया कि हम बहुत करीब पहुंच चुके थे, लेकिन फिर अचानक से हमने देखा कि उसके बाद 1 दहाई तक ये मामला सर्द महरी का शिकार रहा और बुरहान वानी की शहादत के बाद से जो लहर उठी है, पिछली हुकूमत ने, आप समझते हैं कि इस तहरीक को सही तरीके से अक़वाम आलम तक पहुँचाया, और मौजूदा PTI की हुकूमत की पॉलिसी क्या है? मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में जो कश्मीर कमेटी थी उसने कुछ नहीं किया, और उनको जिस तरीके से उनको फंड्स भी मिल रहे थे, हुकूमत की सपोर्ट भी थी, लेकिन उन्होंने उसको उजागर करने में कश्मीर पे जो मज़ालिम थे हिंदुस्तान के, उस पर कुछ करने के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा, ये कहने के बावजूद कि पाकिस्तान जो है वो बसीयत रियासत कश्मीरियों के साथ खड़ा है और उनकी हक़ खुद इरादियत के साथ खड़ा है। और मुझे एक चीज़ जो आपने पहले सवाल किया कि फ़र्क क्या नज़र आता है, मेरा ख्याल है कि कश्मीर में भी जो एक इंडिजिनस या जो कि उनकी अंदरूनी एक जो तहरीक चल रही है, मेरा ख्याल है कि उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा उसमें जोश और जज्बा नज़र आ रहा है कि बावजूद इसके कि इतने मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उसमें कमी नहीं आ रही। और जैसे आपने कहा कि 7 दहाइयाँ गुजर गई हैं, मेरा ख्याल है कि इसमें कमी नहीं आएगी और पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है और साथ खड़ा रहेगा। और इंशाल्लाह हमारी हुकूमत जो है, अभी आपने देखा शाह महमूद कुरैशी साहब लंदन में हैं, उन्होंने कॉन्फ्रेंस की है, और सारे मुल्क में जिस तरीके से रैलीज़ निकाली गई हैं और सारे मुल्क में जिस तरह इज़हार यकजहती किया गया है, मेरा ख्याल है कि हमारी हुकूमत जो है इस मामले को ना सिर्फ उठाती रहेगी, बल्कि हिंदुस्तानी इलेक्शन जो है उसमें हम हर वक्त कोशिश करेंगे, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन से बाद, कि कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत जो है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना आए। अच्छा शफकत साहब, थोड़ा सा पस मंज़र में अगर मैं जाऊँ तो जब आप कश्मीर कॉज को उजागर कर रहे थे, और आज एक और बहुत बड़ा फ़र्क आया, वो ये है, जो मेरे राय में ये है कि उस ज़माने में भारत तवातर ये इल्ज़ाम लगाता रहता था कि ये सारे जो पाकिस्तान से भेजे हुए घुसपैठी हैं, उनके मुताबिक ये सारा पाकिस्तान का क्रिएटेड प्रॉब्लम है, दहशतगर्द भी भेज रहे हैं, मिलिटेंट्स भी भेज रहे हैं वगैरह वगैरह, ये उनकी माली इमदाद भी कर रहे हैं, उनको असला भी दे रहे हैं। अभी भी वो ये कहते हैं, लेकिन ये अब जाके ये प्रोपेगेंडा बिल्कुल मांद पड़ गया, और ये बात बड़ी वाज़ेह हो गई है कि जो कश्मीरी यूथ, जो बिल्कुल ही यंग लोग हैं, बुरहानुद्दीन वानी का इन्होंने जिक्र किया, वो या उनके भाई या उनकी फैमिली या अदर और कई वानी वहाँ निकल आए, वो जिस अंदाज से जिस तरीके से वो वहाँ पे सीना सपर हैं, उतनी ही शिद्दत से आपने जैसे ख़ुद कहा कि रिप्रेशन है। ये तो इस वक्त सूरत हाल है, लेकिन आपको याद होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को एक तरफ रख के यहाँ कई फार्मूलाज कश्मीर के डिस्कस हुए हैं। मसलन खुर्शीद कसूरी साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि जो बैक चैनल डिप्लोमेसी थी, वो तारिक अजीज़ और वहाँ के जो मिश्रा साहब थे गालबन, उनके दरमियान कि सारा मामला तकरीबन तय हो गया था, और वो तय क्या हुआ था कि दोनों कश्मीरों को, कश्मीर के हिस्सों को एक ऑटोनमी और सॉफ्ट बॉर्डर्स और तजारत वगैरह ये वो, लेकिन वो भी बेल मुंडे नहीं चढ़ सकी, और भी कई फार्मूलाज आजमाए गए। तो आपका ख्याल है कि पाकिस्तान को इस बारे में फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए? मसलन एक तो इंडिपेंडेंट कश्मीर की भी बात करते हैं लोग, कुछ लोग एक कॉन्डोमोनियम की बात करते हैं, कुछ जैसे मैंने कहा कि ऑटोनमी की बात करते हैं। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि इसका क्या हल है जो कि काबिल अमल भी हो, क्योंकि जैसे आपने ख़ुद कहा है या इम्प्लाई किया कि भारत की भी जो एक क्लाउड है बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है दुनिया में हमारे मुकाबले में, और वो तजारती और एक अमेरिका के ज़बरदस्त सवारी बन गए हुए हैं
इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हैं दुनिया के उनके साथ, तो इन सारी चीज़ों को देख के क्या हम कर सकते हैं? आरिफ साहब, बात यह है कि ये मसला के कई पहलू हैं और काफ़ी पेचीदा पहलू हैं, लेकिन एक दो बातें तो क्लियर हैं। पहली बात क्लियर ये है कि सवाए चंद लोगों के कश्मीर में जो एक बहुत बड़ी अक्सरियत जो है मकबूजा कश्मीर में, वो ये चाहती है कि उनका इल्हाक जो है वो पाकिस्तान के साथ हो। तो इसलिए जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं उनके मुताबिक हमें तो इस स्टैंड के ऊपर खड़ा होना चाहिए कि उनके हक़ खुर्द इरादियत जो है वो उनको दिया जाए, और उसके बारे में हमारे जहन में कोई डाउट नहीं है। लेकिन साथ साथ ये भी जहन में रखा जाए कि जो इस मामले का कोई अस्करी हल एज सच नहीं है। तो ये जो मामला जो तय होना है वो गुफ्तो शनीद से और बातचीत से ही मामला जो है वो तय होना है। और मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है और जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कई दफ़ा कहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कोई पायदार अमन हो नहीं सकता जब तक कि कश्मीर और कश्मीर के जो लोग हैं उनको उनका हक ना मिले और कश्मीर का मसला जो है वो हल ना हो। तो इसलिए ये तो बहुत ही क्लियर है कि ये इस मामले को हल करना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान में भी जो बाशऊर लोग हैं उनको नज़र आ रहा है कि जो उनके क्लेम्स हैं एक ग्लोबल उनकी ख्वाहिशात जो हैं ग्लोबल पावर बनने की, और वो अपने आप को जिस तरह प्रोजेक्ट करते हैं कि जी हम बहुत बड़ी जमहूरियत हैं, तो उनको जिस तरीके से उन्होंने एक जबरी कब्ज़ा किया हुआ है कश्मीर पे, उससे उनको उनकी साख को भी नुकसान पहुंच रहा है, और जो जुल्म करना पड़ रहा है उससे भी उनकी जमहूरियत पे ग्रहण लग रहा है। तो मेरा ख्याल है कि बाशऊर लोग हिंदुस्तान में भी इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। तो बहरहाल हमें तो कश्मीरियों के साथ खड़ा होना चाहिए, हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं और उनके खिलाफ जो जुल्म हो रहा है उसकी आवाज़ उठाते रहेंगे जी। और मेरा ख्याल है कि इलेक्शन हिंदुस्तान का हो जाए, उसके बाद लगता है कि कुछ गुफ्तो शनीद होगी, और वो जो गुफ्तो शनीद होगी उसमें कश्मीर का मसला जो है वो सरे फहरिस्त होगा हमारी हुकूमत के लिए। ठीक। अच्छा शफकत महमूद साहब, आपकी हुकूमत आई, करतारपुर राहदारी खोलना एक जेस्चर दिया गया पाकिस्तान की जानिब से भारत को, लेकिन वो उतनी गुडविल पाकिस्तान को उस तरह इन रिएक्शन नहीं मिली जिसकी तवक्को की जा सकती थी। चैलेंजेस और भी बहुत हैं, जो आपका मुआहिदा है सीज़ फायर का उसकी आए दिन खिलाफ वर्जी होती है, फिर इलेक्शन इट्सेल्फ दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत बड़ा चैलेंज होता है। भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पे लाना इन सब में सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके लिए मौजूदा हुकूमत की सफारतकारी क्या है? पहली तो बात मैं ये कहूँ कि करतारपुर का जो खुला है कॉरिडोर, उसका इतना ज़्यादा एक मुस्बत और अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है हिंदुस्तान में और सारी दुनिया की सिख कम्युनिटी में। आप हम लोग शायद अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस हद तक उसका एक इम्पैक्ट हुआ है। मैंने सिखों को रोते देखा है इस खुशी में कि ये उनको एक कॉरिडोर के ज़रिए एक्सेस मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। दूसरा मैं ये भी कहूँगा कि हिंदुस्तान में बैसित मजमूई ये जो पॉजिटिव स्टेप पाकिस्तान में लिए हैं, अवामी सतह पे ज़रूर उसका एक पॉजिटिव रद्द अमल है। लेकिन प्रॉब्लम जो बीजेपी का प्रॉब्लम है और मोदी साहब का प्रॉब्लम है और जो उनकी सियासत है, वो उनकी सारी की सारी सियासत, उनकी सारी जो वोट खींचने का तरीक़ाकार है, वो इस पर मबनी है कि किस तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगला जाए, और एक ख़ास तबका जो हिंदुस्तान में है जो कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, उस तबके को पक्का किया जाए और उस वोट बैंक को पक्का किया जाए, और उसकी खातिर वो इलेक्शन तक तो किसी किस्म की मूवमेंट जो है हमें नज़र नहीं आती। इलेक्शन के बाद मेरा ख्याल है कि जो भी पार्टी हिंदुस्तान में पावर में आएगी, मेरा ख्याल है कि आपको पेशरफ नज़र आएगी मुज़ाकरात में। शफकत साहब, लेकिन मैं थोड़ा सा अब्बासी साहब की इजाज़त से ये कहूँगा कि ये जो करतारपुर वाली चीज़ है, ये बड़ा डिप्लोमेटिक ट्रम्प कार्ड था पाकिस्तान का।
कि हमने सिख कम्युनिटी को एक सहूलत दी, और सिख कम्युनिटी में भी बहुत ज़्यादा आपको मालूम है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार से लेके अब तक बड़ी एलिनेशन है वहाँ की जो हुकूमत है उसके ख़िलाफ़। तो मेरा ख्याल है कि सिखों ने इसको वेलकम किया है, लेकिन जो इंडियन इस्टेब्लिशमेंट है इसको बदस्तूर पाकिस्तान को के इस मूव को भी शक व शुबह की निगाह से देखती है। मेरा ख्याल है आरिफ जी, ये जो इंडियन इस्टेब्लिशमेंट से थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान की मौजूदा हुकूमत जो है वो बहुत शक की नज़र से देख रही है। मेरा नहीं ख्याल कि ये जो उनकी सारी मुख्तलिफ जमातें हैं या उनका भी वही रद्द अमल है जो बीजेपी का रद्द अमल है। मेरा ख्याल है सबसे जो एक आप कह लें सस्पिशस जो रिएक्शन है वो इनका बीजेपी का है, जिसमें वो उनको क्लैरिटी नहीं है, वो समझते हैं कि ये कोई चाल है, हालांकि ये चाल नहीं थी, एक जेन्युइन एक ह्यूमन राइट कह लें आप, उस वो था। लेकिन मेरा ख्याल है कि इलेक्शन के बाद हिंदुस्तान में एक आपको पेशरफ्त नजर आएगी इस पहलू पे। ठीक है शफकत महमूद साहब, आपने इलेक्शन का बारहा तज़किरा किया। निज़ामी साहब, वो भारतीय शायरी राहत इंदौरी साहब, उनका एक शेर है कि सरहदों पर तनाव है क्या, पता तो करो चुनाव है क्या। तो वो बड़ा चुनाव के बाद पता लगा हुकूमत आएगी वहाँ, और फिर वो इंटरनेशनल प्रेशर पे भी कहते हैं कि दोनों समतों पे खौफ तारी है, क्या तीसरी समत का दबाव है क्या। तो ये खैर सिलसिला वहाँ भी सच बात करने वाले जो अवाम हैं भारत में, उनके लोग, वो बहरहाल हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है उसको खासी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ पाकिस्तान के सियासी हालात का तज़किरा करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, पीटीआई की हुकूमत है और हुकूमत तनकीद के लिए आसान हदफ होती है, लेकिन एक जो सबसे बड़ी तनकीद हो रही है पीटीआई पर वो ये है कि लोगों का कहना है, एक तबके का ये कहना है कि ये माजी से नहीं निकल रहे। जी शफकत साहब, ये बताइए कि 6 महीने हो गए आपकी हुकूमत को, और जो अक्सर स्पोक्समैन है उनका नैरेटिव भी होता है जी पिछली हुकूमत बेड़ा गर्क कर गई। यकीनन ये बात शायद दुरुस्त भी हो, लेकिन उन्होंने इसका फिर खुमियाजा भी भुगता। दोनों जो हुकूमतें थी पिछली, उनकी जो लीडरशिप है, एक तो जेल में है, दूसरी जेल में जाने की तैयारी कर रहे हैं, और इलेक्शन आप इसी प्लैंक पर जीते हैं कि वो बिल्कुल नाअहल और करप्ट थे। तो अब कोई आगे की तरफ नहीं देखना चाहिए। दूसरे डिलीवरी की डिपार्टमेंट में आप क्या समझते हैं, पिछले 6 महीने में कोई सिमत मुतय्यन हो गई अगर कोई पेशरफ्त नहीं हुई तो? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं कि आगे देखना चाहिए, और आगे देख भी रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं जिनकी प्लानिंग शुरू थी अब उस पर इम्प्लीमेंटेशन और एक्सिक्यूशन भी शुरू है। लेकिन थोड़ा सा जो बताना इसलिए भी ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे पहले 6-8 महीने में, साल में बताना ज़रूरी होता है कि हमने शुरू कहाँ से किया था। यानी कि जब हम आए तो हालात क्या थे, और इतने चंद माह में हमने हालात को किस तरीके से तब्दील किया। मसलन आप फॉरेन पॉलिसी ले लें, फॉरेन पॉलिसी के हालात आप ये बताना ज़रूरी है कि जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी या खाकान अब्बासी की, कि मतलब कोई आपको उनके इस अपने हमसायगी में या कहीं और कोई पजीराई उनको नहीं मिल रही थी। लेकिन जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है तो अब आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ममालिक, सऊदी अरेबिया, उसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में तल्लुकात काफ़ी हद तक ख़राब हो गए। नहीं, ख़राब नहीं, मुनक़ता थे। फिर चाइना के साथ साहब मुनक़ता थे, मुनक़ता थे जी हाँ, फिर चाइना के साथ, उसके बाद एक आउटस्टैंडिंग आपको मलेशिया के साथ एक आपको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो रीजनल और सतह पे ख़ास तौर पे, लेकिन कुछ हद तक ग्लोबल सतह पे अब उसकी पॉलिसी, उसकी नैरेटिव, उसकी सोच, उसका बयानिया जो है वो नज़र आ रहा है। और हमारे दोस्त ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। करतारपुर का हमने पहले जिक्र किया, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये चीज़ें हुई,
वीज़ा रजीम जो है वो तब्दील हुई है, जिस तरीके से हमने पाकिस्तान को के अंदर बाहर के लोगों का आना जो सहल और आसान बनाया है, वो एक बहुत बड़ी बात है। और ये इसलिए बताना ज़रूरी है कि पहले क्या हालात थे और अब क्या है। इसी तरह तालीम के शोबे में जी तालीम के शोबे मैं इतना अर्ज कर दूं कि इसी तरह तालीम के शोबा में, सेहत के शोबे में सेहत कार्ड का इंसाफ सेहत कार्ड का इजरा हुआ है। तालीम में हमने आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के बारे में एक प्रोग्राम जो है वो ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। तो साहब यही मैं आने लगा था कि जादू वो होता है जो सर चढ़ के बोले। ये लोगों को एहसास है कि जब पाकिस्तान बिल्कुल मुआशी गर्दाब में फंसा हुआ था तो हमारे दोस्तों ने दामे दुरमे सुख ने मदद की, जो पिछले दौर में हम शायद सोच भी नहीं सकते थे। ये तो आपने दुरुस्त बात कही। लेकिन जो इस वक्त इकॉनमी का हाल है और गवर्नेंस का हाल है वो कोई इतना काबिल सताइश नहीं है। बिलखुसूस अगर आप देखें कि हालात जो हैं वो, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि कोई अच्छी बातें की जाएँ हुकूमत के बारे में, कोई ना कोई ख़राब खबर ही आ जाती। जिस तरह अब कल स्टैंडर्ड पुअर ने हमारी रेटिंग B से -B कर दी है, क्रेडिट रेटिंग जो है। अब ये बहुत बड़ा धचका है कि हमें IMF से नेगोशिएशन में मुश्किल होगी, हमें जो हमारे बॉन्ड्स हैं उनकी जो है वो बढ़ जाएगी, जो है उनकी कॉस्ट जो है, और ये बाकी जो शोबे हैं गर्दिशी कर्जे और ये जो चीज़ें हैं, और फिर जो महंगाई का एक ऐसा नया तूफ़ान आया है किसी वजह से रिकॉर्ड महंगाई हो गई है और गरीब आदमी अपने आप को बड़ा इनसिक्योर कर रहा है। अगरचे ये पॉजिटिव ज़रूर है कि पहले की तरह पकड़ो मारो जाने ना दो। एक हुकूमत कोशिश कर रही है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और सिक्योरिटी पैदा की जाए, इसमें तो ज़रूर उनको बनानी पॉकेट्स हैं। लेकिन एक अमूमी तौर पे एक अजीब मायूसी की सी फिजा तारी है इकॉनमी के हवाले से। अरे जी, बात यह है कि इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि बड़े मुश्किल हालात हैं और बहुत सारे लोगों को उनको तकलीफ़ भी है और सही है, क्योंकि अगर उनका जो तनख्वाह है उसमें ख़र्चा उन्हीं चीज़ों का जो पहले सस्ती थी महंगी होती हैं, तो उनके अगर पैसे पूरे नहीं होते या फैमिली का ख्याल रखना मुश्किल होता है, तो ये तकलीफ़ दे वाली बात है। लेकिन ये सिर्फ गुजारिश सिर्फ इतनी है कि इसको इस तरह मुआवजा करना ज़रूरी है कि अगर रुपए की कीमत बढ़ेगी तो महंगाई भी होगी, और रुपए की कीमत जो कि आहिस्ता आहिस्ता पिछले 4-5 सालों में बढ़ सकती थी, उसको जिस तरीके से सागडार साहब ने मसनूई तौर पे साकित रखा और उसको उस पोजीशन पर रखने के लिए 8-9 अरब डॉलर जो थे वो खर्च कर दिए, मार्केट में डाल दिए ताकि रुपए की कीमत ना बढ़े। तो ये बुरी इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी उसका जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है कि अब जब महंगाई बढ़े, जब हमने उसको ओपन किया थोड़ा सा और रुपए की कीमत जो है वो कम हुई डॉलर के सामने, तो फिर यकीनन उससे एक महंगाई हुई और मुश्किल वक्त है। लेकिन कहने की बात यह है कि वो सही फैसले हो रहे हैं जो पाकिस्तान की मईशत के लिए ज़रूरी हैं। बहुत सारे दोस्तों के साथ से मदद के आने से जो 14.5 अरब डॉलर की प्लेजिंग हुई है और कुछ आ भी गए हैं, उससे हुआ क्या है कि जिस तरीके से हमारे गले को पकड़ा हुआ था IMF ने, और जिस तरीके से IMF कह रही थी कि ये करो वो करना वरना हम 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क पड़ गया है। बल्कि यहाँ तो कुछ ऐसी बातें भी शुरू हो गई हैं। आज मैंने अखबार में देखा कि असद उमर साहब का ख्याल है कि शायद हमें कोशिश करनी चाहिए कि शायद IMF के पास जाए ना, लेकिन मतलब इसमें फाइनल फैसला नहीं हुआ। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो मुश्किल हालात है उसके बारे में कोई ये कहे कि जी मुश्किल हालात नहीं है तो वो भी ज्यादती होगी। मुश्किल हालात है, लेकिन वो कहते हैं ना, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल है। आपको नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। ये मुश्किल दौर है, इसमें मुश्किल दौर में थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी, लेकिन हालात बेहतर होंगे। लेकिन शफकत साहब, ये जो है ना इकॉनमी वाला मसला असद उमर का जिक्र किया, ये आपकी हुकूमत और किचन कैबिनेट के अंदर ही नाकदीन है जिनका ख्याल था कि हमें शुरू में ही IMF के प्रोग्राम में चला जाना चाहिए था और इस मामले में जो गुफ्तगू की कैफियत है उससे हमें नुकसान पहुँचा है। ये जो क्या वजह है कि क्या असद उमर साहब के कारकर्दगी के बारे में कोई विद इन द कैबिनेट या विद इन द किचन कैबिनेट कोई शकूक व शुबात पाए जाते हैं? देखिए, सियासत में आरव जी बहुत सारे लोग जो हैं वो
मतलब एक मुकाबले की फ़िज़ा तो होती है, लेकिन मेरा ख्याल है कैबिनेट में तो बिल्कुल ही नहीं है और किचन कैबिनेट भी नहीं है। लेकिन हो सकता है कुछ लोग जो पीछे रह गए हैं, हो सकता है कि जो जिन लोगों के को वो नहीं मिला जो उनको वो समझते थे, वो उनमें से कुछ बातें करते हों। अपोजिशन के लोग तो करते ही हैं, अपोजिशन भी इस किस्म की अफवाहें हर वक्त फैलाती रहती है। लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है और जब मैं देख रहा हूँ, हमारी काबीना जो है बिल्कुल एक यकसुई के साथ यकजान होके सारे मामलात को डिस्कस भी करती है। जितने इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी, आपको पता है कि हम हर हफ्ते बिला नागा मीटिंग्स होती हैं हमारी, एवरी वीक कैबिनेट की मीटिंग हो रही होती है जी। उसमें ईसीसी में जो भी फैसले होते हैं वो कैबिनेट में डिस्कस किए जाते हैं। तो ये अगर कोई हुकूमत पाकिस्तान की ऐसी आई है जिसको कलेक्टिव गवर्नमेंट कहा जा सकता है, तो ये कलेक्टिव गवर्नमेंट है हमारी जो है। और इस कलेक्टिव गवर्नमेंट में जितने भी फैसले हो रहे हैं वो बड़ी डिस्कशन के साथ हो रहे हैं। ठीक है, शफकत साहब ने क्लियर किया कि कैबिनेट की दाल में कुछ भी काला नहीं है, किचन कैबिनेट में है। किचन में तो खाना पकता ही है। अच्छा, ये शफकत साहब, असद उमर साहब की जिक्र हो गया, उन्होंने कहा था कि जो बिजली महंगी हुई, गैस महंगी हुई, इसका इम्पैक्ट गरीबों पे नहीं आएगा। ये गैस के बिलों का मामला है, आज भी जो कंपनीज़ हैं उनकी जानिब से क्लैरिफिकेशन दी गई कि किस तरीके से जो स्लैब्स हैं उनको लेके गैस के बिल ये आए हैं। वो स्लैब्स गड़बड़ हो गई हैं और लोगों को बड़ी तकलीफ हुई, बहुत ज़्यादा बिल्स आए हैं। दूसरा, फैसलों की आपने बात की है, ये स्टैंडर्ड एंड पुअर्स जो एजेंसी है ये कह रही है कि 2022 तक हमारा GDP 3.3 हो सकता है। मूडीज़ पहले से तशवीश का इजहार कर चुका है। क्या ये एजेंसीज को मौजूदा हुकूमत के मुस्बत फैसले नज़र नहीं आ रहे? देखिए, पहली तो बात यह है कि जो लोग भी बहुत सारा ज़्यादा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं उनसे आप ज़रा ये भी ज़रूर पूछिएगा कि कौन सा ऐसा इकदाम है जो ये अफलातून समझते हैं कि फौरी तौर पे लेना चाहिए था जो कि नहीं लिया। जितने भी इकदामात मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क की इकनॉमिक हैसियत को बेहतर करने के लिए जितने भी इकदामात हो सकते हैं वो सारे लिए जा रहे हैं। और असद उमर, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ उनकी बड़ी विजन है और बड़ा हौसला है कि वो बावजूद इसके कि बहुत सारे नाकदीन उनके पीछे पड़े हुए थे, वो अपनी उस सिमत से बिल्कुल नहीं हटे जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए और मुतय्यन की है। तो और इमरान खान साहब उनके साथ फुली तौर पे खड़े हैं और ऐसी कोई जो कभी अफवाहें चलती है, बिल्कुल इसमें कोई किसी किस्म की हकीकत नहीं है। लेकिन देखें, रेटिंग एजेंसीज का कहना कि जी 2022 तक 3, मैं इससे बिल्कुल 100% डिसएग्री करता हूँ। मैं कहता हूँ कि अभी मुश्किल वक्त है, लेकिन आपको इस साल नज़र आएगा कि इंशाअल्लाह ताला जो हमारे एक्सपोर्ट्स होंगे वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स आपको इस साल नज़र आएंगी। जो आपका बजट का खसारा है वो इंशाल्लाह पिछले साल के मुकाबले में आपको कम नज़र आएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फ़र्क होता है वो आपको कम नज़र आएगा। यानी कि जितने भी ऐसे काम जो कि आप मैशत को बेहतरी की तरफ बढ़ते हैं वो आपको नज़र आने शुरू होंगे। जी जी, ठीक है, ये बात इनकी बजा भी है। पिछले डेढ़ महीने से खासी रेजिलियंस दिखा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ बात कर। पहले मुराद सईद साहब ने NRO की बात की थी, फिर शेख रशीद साहब डील ढील पे आ गए, लेकिन रोटियां सब नहीं होती है। NRO का जो सिलसिला है वो डील ढील तक पहुंच चुका है और फिर फैसल वाडा साहब के भी इंकशाफात सामने आए हैं। ये चल क्या रहा है पाकिस्तान की सियासत में? एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। शफकत महमूद साहब, ये डील ढील, NRO, पहले मुराद सईद, फिर शेख रशीद और आप फैसल वाडा साहब, ये चल क्या रहा है? कोई मामलात हो रहे हैं? और अगर हो रहे हैं तो फिर ये किस्तों में वुज़रा के बयान क्यों सामने आ रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान साहब ने एक दफ़ा नहीं, मेरा ख्याल है बार बार ये कहा है कि उनकी तरफ से कोई NRO नहीं होगा, कोई डील ढील नहीं होगी। बात यह है कि हम तो कानून की हुक्मरानी में बिलीव करते हैं और कानून के तहत नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई है 7 साल की।
सज़ा वो भुगत रहे हैं। अब अगर वो बीमार होते हैं तो हम ये चाहेंगे कि उनका इलाज हो, क्योंकि ये तो ख्वाहिश नहीं है कि वो बीमारी की हालत में उनको मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिले। बिल्कुल पूरी तरह मेडिकल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए और हर तरीके से मिलनी चाहिए। लेकिन अब ये नून लीग वालों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि जी बाहर भेजा जाए। मुझे कई दफ़ा ख्याल वैसे आता है कि वो जो लाखों और कैदी हैं जेलों में, उनको बीमार हो जाए और सारे अगर ये दरख्वास्तें देने लग जाएं कि जी हम भी बीमार हैं, हमें बाहर निकाला जाए, तो मतलब है कि कोई प्रेसिडेंट तो अच्छा नहीं है। लेकिन बहरहाल 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, तो इसलिए एक स्पेशल डिस्पेंसेशन इस हद तक हो सकती है कि उनका बिल्कुल इलाज फौरी अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। लेकिन डील वील इस किस्म की कोई चीज़ जो है मेरा ख्याल है कि मेरे इल्म में तो नहीं है, और ना ही मुझे लगता है। शेख साहब तो खैर मुख्तलिफ चीज़ें कहते रहते हैं, लेकिन मैं आपको ये वसूख से कह सकता हूँ कि कोई डील या ढील ऐसी बात नहीं है। हाँ शौकत साहब, एक बात तो मैं आपसे मुतफ़िक हूँ कि मसलन मियां नवाज शरीफ की साहबजादी ने आज कहा कि जी उन्होंने कहा कि मुझे जेल वापस ले जाएं। मतलब है कि मैं या मुझे आप लंदन भेजें या जेल भेजें। मेरा तो ख्याल है कि ये इस किस्म की बात जो है ख़ुद मियां नवाज शरीफ की सियासत के लिए भी नुकसानदेह होगी कि यही कहा जाएगा कि वो जो आपने भी भला वास्ता तौर पे कहा कि जेल की सोबतें वो बर्दाश्त नहीं कर सके। एक तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह लगती है। दूसरी जो सितम ज़रीफ़ी वो ये है कि फैसल वाडा साहब ने कहा जी कि फ़लाँ बंदे ने कहा कि जी 2 अरब रुपए मियां नवाज शरीफ ने ऑफ़र किए हैं डील के लिए कि जी वो दे 2 अरब डॉलर 2 अरब डॉलर रुपए मैं कह रहा हूँ। और शेख रशीद साहब भी जो इस काबीना के रुकन है आफ्टरऑल, वो कुछ ऐसी बेपर की बातें करते हैं। मसलन उन्होंने 30 मार्च का एक दिन दिया हुआ है कि उस वक्त तक बड़ी तब्दीलियाँ आ जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये को थोड़ा सा लगाम भी नहीं देनी चाहिए लोगों को जो आपकी टीम है। देखें, जो भी शेख साहब कहते हैं या कोई और कहता है, मैं तो वो बात कहूँगा एक जिसका मुझे इल्म होगा, और दूसरी बात जो कि मेरा तज्जिया होगा। दोनों चीज़ों में मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि कोई डील, कोई ढील, कोई ऐसी चीज़ इमरान खान के जहन में भी नहीं है, और ना ही कभी उन्होंने बार बार इस चीज़ का जिक्र किया है, ना ही कोई ऐसी कोई चीज़ होगी। और जहाँ तक मतलब है कि ये एक अफसोसनाक मुकाम है कि मियाँ साहब कहते हैं कि जनाब लंदन के अलावा उनका इलाज नहीं हो सकता। ये तो एक कमेंट्री है उनकी अपनी वजारत उज़्मा पे कि 3 दफ़ा वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे, कोई 15 या 20 साल उनके भाई ने और उनकी जमात ने पंजाब पे हुकूमत की, और वो सारे पाकिस्तान में एक ऐसा अस्पताल नहीं बना सके जो कि उनके शान शान हो और जहाँ पे उनकी जो है वो सेहत का ख्याल रखा जाए। तो ये भी एक अजब कहानी है, जो अंधोनाक और तकलीफ दे कहानी है। लेकिन बहरहाल शफकत महमूद साहब, जो शोबा सेहत में काम होना चाहिए था, हुकूमतों को जो करना चाहिए था, नहीं, लेकिन माज़ी में वो नहीं कर रहे। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, शौकत खानम देखें एक वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल तो बना ना जी, बिल्कुल उस तरह की और इंस्टीट्यूशन बनाते ताकि इनको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन वो शेख साहब ने एक और जो बात की है, निज़ामी साहब, कि आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब, इन तीनों का इलाज लाल हवेली में मौजूद है। अब अगर तारीख को देखें, मेरा ख्याल से इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए ज़्यादा। शफकत साहब से ज़रा कोई संजीदा बात करें, संजीदा आदमी हैं। मैं उनसे यही जानना चाह रहा हूँ कि मसलन ये है कि भाई ये सारी जो बातें अपनी जगह पे, लेकिन आपकी कैबिनेट मीटिंग होती है उसके अंदर को पूछता है फैसल वाडा साहब से कि जी आप इतना बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं किसी टेलीविज़न चैनल पे बैठ के, या शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, आज जा रहा हूँ, कल जा रहा हूँ, तो एक काबीना का वज़ीर काबीना के फैसले के खिलाफ कर रहा है। इस मामले में कोई डिसिप्लिन वगैरह है आपके काबीना में? अगरचे मैं ये तो नहीं कह सकता कि काबीना की आप रुदाद में यहाँ सुनाएं, लेकिन एक जनरली स्पीकिंग आई लाइक टू नो योर व्यूज़ अबाउट इट। नहीं, मेरे सामने तो ये मामला डिस्कस नहीं हुआ, और मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ कम अज़ कम मेरे नॉलेज में नहीं है, और जो अगर कोई ऐसी बात है तो ज़रूर डिस्कस होनी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसी बात है नहीं,
लेकिन आरव जी, जो चीज़ वाकई संजीदा है और जिसके बारे में गौर करना चाहिए कि हम क्या मिसालें कायम कर रहे हैं। अगर हमारे जो कायदीन हैं वो जेल में उनको सज़ा होती है और एक आला अदालत से सज़ा होती है, कोई सियासी कैदी वो नहीं है, और उसके बारे में अगर ये एक मिसाल बन जाए कि जी सियासी कैदी जो है वो अगर किसी अमीर आदमी है तो वो अपनी कैद जो है वो जेल में नहीं बल्कि किसी अस्पताल में या बैरून मुल्क जाएगा, तो वो जो बेचारे लाखों गरीब कैदी हैं वो उनका क्या कसूर? सिर्फ यही है कि उनके पास इमारत नहीं है या उनके पास ताकत नहीं है। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि कोई सियासी लीडर या कोई अमीर आदमी जब कानून के गिरफ्त में या शिकंजे में आता है तो इमीडिएटली अस्पतालों का रुख करता है। और हमारा निज़ाम ऐसा है कि वो सारे के सारे भाई जिस लोगों ने अब मुझे नवाज शरीफ को सज़ा जो हुई है वो ये हुई है कि उन्होंने इस कौम के माल को लूटा, खुर्द बुर्द किया और उसके सज़ा के तौर पे उनको एक वीआईपी फैसिलिटी जो जेल के अंदर है वहाँ पे वो रह रहे हैं। अब इसका क्या, सेहत तो उनकी अगर ख़राब है तो बिल्कुल इलाज होना चाहिए, मैं 100% उसके साथ हूँ, वो बिल्कुल पाकिस्तान में जहाँ अगर बेहतर इलाज। लेकिन ये क्या मिसाल हम क्या कर रहे हैं? मुख्तलिफ लोग मुझे याद हैं कि जो पहले दफ़ा क्या PIC में साल कई लोग रहे वहाँ पे कि जी हमारा तो दिल की तकलीफ़ है। जब वो मामला ख़त्म हुआ तो बिल्कुल हशाश बशाश आज तक माशाल्लाह ठीक ठाक फिर रहे हैं। तो ये हमने एक जो दो कानून, दो तरीके सोच के, एक अमीर के लिए अलग कानून, गरीब के लिए अलग कानून, ताकतवर के लिए अलग जेल, गरीब के लिए अलग जेल, तो ये कब ये निज़ाम ठीक होगा? मेरा ख्याल है लम्हाए फिक्रिया इस चीज़ पे है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तो बड़ी मर्दानावार कैद काटी, उन्होंने को फैसिलिटी दी मांगी, बिल्कुल एक्सेप्शंस है। ये एक छोटे से सेल से दिलेरी पे बिल्कुल सही है, फांसी चढ़ गए वो, और भी कुछ थोड़ी सी एक्सेप्शंस हैं। लेकिन जनरली स्पीकिंग मेरे ख्याल से आपसे इस मामले में इख्तलाफ करना ज़रा मुश्किल है। जी बिल्कुल ठीक। और जी मतलब ये है कि अल्लाह सेहत दे नवाज शरीफ साहब को, लेकिन बात यह है कि ये हमें इस पे गौर करना पड़ेगा। आपको पता है मैं खुद जेल में रहा हूँ, जेल के अंदर भी एक क्लास सिस्टम है। आपने पता नहीं कभी जेल के अंदर जाके देखा है या नहीं? जी मैं रहा हूँ। जेल के अंदर एक क्लास सिस्टम है। एक जेल जो है वो VIP जेल है, जेल के अंदर एक VIP जेल है। वहाँ पे खाना भी जो है मुशक्कती आपका पकाता है, आपके और भी सहूलियात मुयस्सर हैं। तो ये क्या हमने तो क्लास सिस्टम को जेल में भी ले गए। शफकत महमूद साहब बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। कुछ मिसालें कायम कर बात की है शफकत महमूद साहब ने कि ये लोग क्या मिसालें कायम कर रहे हैं, लेकिन कुछ मिसालें निज़ामी सब चली ही आ रही हैं। DG ISPR ने आज क्रिकेट को लेके बड़े हौसला अफजा उनका बयान सामने आया, और बिलखुसूस डैरेन सैमी जो साबिक वेस्ट इंडीज़ के कप्तान भी हैं, पेशावर ज़ल्मी की मौजूदा कप्तान हैं, उनको खासा सराहा है। एक जानिब क्रिकेट का रिवाइवल हम देख रहे हैं, PSL वापस आ रही है, आ चुकी है पाकिस्तान में, फाइनल भी अब PSL तो है ही पाकिस्तान, पाकिस्तान की है, मतलब जो मैचेस हैं अब वो पाकिस्तान में फाइनल भी खेला जाएगा। जो इनिशिएटिव है पूरी कौम का और कौम के साथ फौज का क्रिकेट को लेके, इस पे DG ISPR ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी क्रिकेट की जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसकी रिवाइवल के लिए यकीनन DG ISPR का जज्बा बड़ा अच्छा है। आज उन्होंने कश्मीर पे भी ट्वीट किए, बड़ी उसको कदर की निगाह से देखना चाहिए। लेकिन अमली तौर पे अभी तक कोई इंटरनेशनल टीम जो है, कौमी खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तान नहीं आया। उम्मीद करते हैं कि मतलब विमेन टीम, ब्लाइंड टीम, इसके अलावा मेन स्ट्रीम, इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने इनकार कर दिया या इवन बांग्लादेश ने इनकार कर दिया, इसको हमें बदलने की ज़रूरत है। और ये जो हमारी क्रिकेट की क्वालिटी परफॉर्मेंस की है उसकी एक वजह भी यही है। अच्छा, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। सरफराज से मुतालिक भी बता दें तो वो कप्तान बरकरार रखा जाएगा, एहसान मानी साहब ने आज कहा है। अब एहसान मानी साहब बड़ी अच्छे आदमी हैं, लेकिन बदकिस्मत आदमी हैं कि जब से वो आए हैं क्रिकेट का जवाल शुरू है। ठीक है, अब देखिए, बाकी मैं तो क्रिकेट का माहिर नहीं हूँ, ये देखिए होता है। ये निज़ामी साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ तरबियत पे भी ज़रा PCB को, खिलाड़ियों की तरबियत पे भी फोकस करना होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।